नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अवनीश और पिछले लेक्चर को ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं थर्मोडायनेमिक्स का। पिछले वीडियो में हमने बात किया था सारे प्रोसेस के बारे में। उसमें मैंने एडियाबेटिक का प्रोसेस छोड़ा था। क्यों छोड़ा था वो आपको पता चल जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आप लोग को कहा गया था 0th लॉ आप लोग पढ़ लीजिएगा। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया, बहुत ही ईजी था। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस पर बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये डिपेंड है किस पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कैसे डिपेंड है इसको हम लोग समझते हैं। देखो, मान लो कि ये कोई कंटेनर है और इसमें गैस है, ठीक है, और ये पिस्टन है, ठीक, और यहां पे हीटर लगा है, ठीक है, हीटर लगा है। हीटर क्या कर रहा है, इसको हीट दे रहा है। हीटर क्या कर रहा है, इसको हीट दे रहा है। और हीट को हम लोग यहां पे सिंबलाइज करेंगे क्यू से। किससे सिंबलाइज करेंगे, क्यू से। ठीक है, देखिए ये वीडियो क्लास 11th वाले भी देख रहे होंगे और उससे हायर क्लास वाले भी देख रहे होंगे। तो उन लोग को मैं बता देता हूं कि इसमें एक होता है पाथ फंक्शन और एक होता है स्टेट फंक्शन। तो मैं पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन को भी डिस्क्राइब करते हुए चलूंगा। तो अभी के लिए मैं कुछ डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं, ये आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पता चलेगा। उसके बाद ही मैं उसको बताऊंगा कि क्या है पाथ फंक्शन, क्या है स्टेट फंक्शन। तो ये हीटर है, ठीक है। अब ये पिस्टन है, ये मूवेबल पिस्टन है भैया। कैसा, मूवेबल पिस्टन है। और ये आइडियल गैस है, इसमें आइडियल गैस है। जब ये हीटर को हम लोग ऑन करेंगे तो ये पहले जितने यहां का जो गैस है, गैस उसका बताओ टेम्परेचर बढ़ाएगा। yes, क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है हीटर, और इसके अंदर जो गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो बताओ क्या ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी गैस की बढ़ेगी? यस सर, क्योंकि वीआरएमएस बढ़ रहा है। और क्या वीआरएमएस बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा? जब प्रेशर बढ़ेगा तो बताओ क्या ये पिस्टन थोड़ा सा पीछे मूव होगा? यस सर। ये पिस्टन मान लो आ गया यहां पर, ठीक है, ये पिस्टन आ गया यहां पर, ठीक है, ये पिस्टन यहां, और ये मान लो कि dx डिस्टेंस चला। कितना डिस्टेंस चला, dx, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a था, अभी भी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a, ठीक है। अब हमने इस सिस्टम को कुछ हीट दी, हमने इस सिस्टम को क्या दी, कुछ हीट दी, और वो हीट को हम लोग सिंबलाइज किससे कर रहे हैं, क्यू से। तो हमने इसको क्यू दिया, हीट, मैं ऐसे लिख देता हूं वर्ड में, हीट दी, ठीक है, हीट। तो ये हीट किसमें किसमें चलेगी बताओ भैया। क्या ये इसका टेम्परेचर बढ़ाने में चला गया? यस सर। गैस का टेम्परेचर बढ़ा रहा है। yes, अच्छा, गैस का टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो मैं कह दूं कि इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। yes, क्योंकि तुम लोग को पता है कि अगर गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो गैस का, अगर देखो समझो बात को कि 3/2 nRT, ये मैंने बताया था क्या होता है भैया, एनर्जी। एनर्जी एनर्जी होती है, याद होगा आप लोगों को, एनर्जी। तो अगर हम लोग इसका हीट दे रहे हैं और इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बताओ क्या उसकी एनर्जी बढ़ रही है? yes, ये किसकी एनर्जी है, गैस की एनर्जी है। तो बताओ कि ये इंटरनल एनर्जी में चली गई भैया। इंटरनल एनर्जी को हम लोग यूज लिखेंगे भैया, किससे लिखेंगे, यूज लिखेंगे। तो हीट जो हमने दी वो कुछ इंटरनल एनर्जी में चली गई, जो हमने हीट दी वो सम किसमें चली गई, इंटरनल एनर्जी में, इंटरनल एनर्जी में चली गई। अच्छा, और जो कुछ हीट, इसका वर्णन भी तो किया। देखो ये पिस्टन यहां से यहां चला गया, तो यहां से यहां चला गया, मतलब इसने, गैस ने इस पर कुछ प्रेशर लगाया और इसका वॉल्यूम चेंज हुआ। क्योंकि इसका पहले वॉल्यूम था, यहां से मान लो कि ये x दूरी थी, तो पहले इसका वॉल्यूम था ax, अब इसका वॉल्यूम कितना है, ax प्लस dx। समझ रहे हो, मैं लिख देता हूं, पहले वॉल्यूम था ax, अब इनिशियल वैल्यू में ये vi ये था, अब v फाइनल कितना हो गया भैया, ax प्लस dx। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया भैया, हाँ बोलो, चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, ADX। चेंज इन वॉल्यूम यही तो है, और हम लोग जानते हैं कि वर्डन क्या होता है भैया, PdV। यस सर। तो बताओ चेंज इन वॉल्यूम हुआ भैया, मतलब यहाँ पे वर्डन हुआ। तो मतलब जो हमने हीट दी वो उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी में चली गई और कुछ वर्डन में चली गई। तो बताओ जो हमने एनर्जी दी, हीट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो हमने एनर्जी दी वो उसको इंटरनल एनर्जी में चली गई और कुछ वर्क डन में चली गई।
तो इसका मतलब क्या, जो एनर्जी दी गई वो पूरी की पूरी हमने यूज कर ली, उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ गया और बर्डन हो गया। तो बता कहीं एनर्जी का लॉस हुआ? तो इसको बोलते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसको मैं लिख देता हूं, देखते हैं आप लोग। देखो, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका वॉल्यूम तो बढ़ा, चेंज हुआ वॉल्यूम में ना, तो वॉल्यूम में चेंज हुआ तो वर्डन हो गया। चेंज इन वॉल्यूम हुआ तभी तो वर्डन हुआ। मैंने बताया था वर्डन इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या था? पीडीवी। तो बताओ चेंज हुआ वॉल्यूम में, मैंने यहां वर्डन हुआ, मतलब वर्डन हुआ ना। मैं इसको और तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो ये क्या आया? चेंज इन जो हमने हीट दी वो उसके इंटरनल एनर्जी में चले गई और कुछ वर्डन में चले गई। इसको बोलते हैं डेल, इसको बोलते हैं डी। ठीक है, ये जो डी यूज होता है वो यूज होता है स्टेट फंक्शन के लिए। वो किसके लिए यूज होता है? स्टेट फंक्शन के लिए। और जो ये डेल है, डेल ये यूज होता है किसके लिए? पाथ फंक्शन के लिए। हम लोग सीधे सीधे कुछ डिफाइन करते हुए चलेंगे। आप अभी समझिए, ये है किसके लिए? पाथ फंक्शन के लिए, और ये किसके लिए? स्टेट फंक्शन के लिए। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं जैसे एक एग्जांपल के तरीके से कि स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या है। मान लो कि तुम्हारे पेपर में केवल ऑब्जेक्टिव आ रहा है, ठीक है, तो तुम कुछ भी सोल्यूशन किए, हो सकता है तुमने सोल्यूशन गलत किया हो लेकिन तुम्हारा आंसर आ गया सही, और तुमने इसको मार्क कर दिया, तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। तो ये हुआ स्टेट फंक्शन कि तुम किस प्रोसेस से गए हो, डजंट मैटर, आपका आंसर आ गया, मतलब ये सही है। अच्छा, मान लो कि पेपर सब्जेक्टिव है और तुमको उसमें सॉल्व करके चलना है, तो बताओ अगर तुम्हारी अप्रोच गलत होगी तो बताओ क्या तुम्हारा क्वेश्चन, तुम्हारा आंसर आ गया लेकिन अप्रोच गलत है, तुम्हें नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है? ये पाथ फंक्शन है। तो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर है, मैं 300 केल्विन से 200 केल्विन लेके आया, मैं किस प्रोसेस लेके आया कोई से मतलब नहीं, टेम्परेचर चेंज हम लोग लिखेंगे, लेकिन हम वर्णन कर रहे हैं वो किस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कौन सा प्रोसेस आ रहा है, आइसोकोरिक है कि आइसोबेरिक है कि आइसोथर्मल है कि एडियाबेटिक है, उस पर वर्णन डिपेंड कर रहा है। मतलब वर्णन डिपेंड अपॉन प्रोसेस। समझ में आ रहे? तो इसको डी यूज करेंगे इंटरनल एनर्जी के लिए और डेल यूज करेंगे पाथ फंक्शन। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक, अब हम लोग आगे इसको और देखते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं कि अगर डिफरेंट प्रोसेस पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखा जाए तो कैसे होगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है भैया? डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। दिस इज पाथ फंक्शन, दिस इज अ स्टेट फंक्शन। अगर मैं तुमसे कहूं कि ये एक कंटेनर है और इधर हीटर लगा हुआ है और यहाँ पे ये पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन को मैं फिक्स कर दिया, क्या कर दिया मैं? फिक्स कर दिया। तो मेरे को बताओ अब यहाँ पे डेल की इक्वल टू क्या होगा? वर्णन नहीं होगा तो डी यू, ये तो हो जाएगा। और कुछ होगा नहीं। तो जितना हम लोग हीट देंगे वो टोटल कहां चला जाएगा? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, ये कौन सा प्रोसेस है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस। हाँ, ये सब तुम लोग ध्यान दो थोड़ा सा, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि किस प्रोसेस में दी गई हीट टोटल उसकी इंटरनल एनर्जी में चली जाती, तो कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जितनी हम लोग हीट देते हैं वो उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी में चली जाती है। ठीक है, अब तुम लोग से पूछा जाएगा, हाँ ये हो गया आइसोकोरिक की। अगर मैं तुमसे यहीं पे कहूं कि ये सिस्टम है, ठीक है, और ये है एक हीटर लगा दिया गया इधर से, ठीक है, और इसके अंदर गैस है, गैस इसके अंदर भी थी, ठीक, हाँ, इसको थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। देखो, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब कि गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होती है? हाँ, गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होती है? F/2 nR डेल्टा टी। डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है? F/2 nR डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या भैया? चेंज इन टेम्परेचर। F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आप लोग को डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आना चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने वीडियो डाला नहीं डाला, हाँ, तो अब आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम आना चाहिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग पढ़ते हैं क्या? मोनोटॉमिक गैस है, डायटोमिक गैस है कि ट्राइटोमिक गैस है। और ट्राइटोमिक गैस में भी हम लोग दो टाइप का पढ़ते हैं, लीनियर है कि नॉन लीनियर है। ठीक, मैं से बता देता हूँ, मोनोटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, डायटोमिक की 5 होती है। तो अगर यहाँ पे मोनोटॉमिक गैस रहेगी तो हम लोग का जो, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, मैं इसमें एक क्वेश्चन तुम लोग को बताता हूँ।
कि डायटोमिक गैस है, एक कंटेनर है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, इसके अंदर डायटोमिक गैस है, क्या भैया, डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस है, ठीक है, जिसका पहले टेम्परेचर था 300 केल्विन। अब उसको हम लोग हीटर से हीट दिए, अब उसका टेम्परेचर हो गया 600 केल्विन, ठीक है। तो अब तुमसे पूछ लिया जाएगा भैया तुमने कितनी हीट दी, तो कैसे निकालोगे? 5/2 N R। हाँ तो देखो चेंज नहीं, पहले 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 कितना था, उसका पहले कितना था, 300 केल्विन था। पहले 300 केल्विन था, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, F/2 मतलब 5/2 N नंबर ऑफ मोल मैं कह रहा हूँ एक है, एन 1 हो जाएगा, R डेल्टा T मतलब 300। तो ये इसके पास पहले से एनर्जी थी, अब उसके पास एनर्जी आई कितनी, 5/2 R, और ये कितना 600, ठीक है। तो इसी का जो डिफरेंस है, क्या उतनी ही हमने हीट दी इसको? यस सर। क्योंकि जो हमने हीट दी उसने इसका टेम्परेचर 300 से 600 कर दिया भैया, तो कितना हुआ इसका बोलो, इसका 5/2 R, चेंज इन टेम्परेचर मतलब 300, तो इतना हमने हीट दी। तो बेसिकली देखो हमने क्या किया कि पहले इसका टेम्परेचर T1 था, अब इसका टेम्परेचर है T2, तो यही तो किया हमने, F/2 R, ये चेंज माइनस भी किया T2 माइनस T1, यही है F/2 NR डेल्टा T, ठीक है। अब हम लोग अब इसको बताओ कि अगर इसको पिस्टन में मूवेबल कर देता हूं, अगर इस पिस्टन को मैं मूवेबल कर देता हूं, तो बताओ कि इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाओगे तो क्या होगा, डेल Q इक्वल टू डेल U प्लस डेल W। हाँ, तो इसमें पूरा लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाइड होगा, ठीक है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूं तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो टोटल वो, अगर हम लोग इसमें आइसोथर्मल की बात करें तो टेम्परेचर कांस्टेंट 0 हो जाएगा फिर। हाँ, डेल क्यू इज इक्वल टू ये फिक्स नहीं है ना, ये मूवेबल है। यस सर, अगर हम तो लोग वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू डेल डब्ल्यू हो जाएगा, तो जितना हम लोग इसको हीट देंगे वो इसकी किसमें चली जाएगी भैया, वर्क में चली जाएगी। इसीलिए आपको पता होगी कार्नोट साइकिल में हम लोग आइसोथर्मल का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें हमको ज्यादा वर्क मिलता है, इंटरनल एनर्जी में कुछ नहीं जाता, ठीक है। ये समझ में आया? डेल U इक्वल टू 0 कैसे हो जाएगा? डेली देखो, अगर मैं तुमसे कह दूं आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर तो 0 ना भाई, तो 0 भाई, चेंज इन टेम्परेचर, तो डेल डी ये कितना हो गया, 0। तो अच्छा अब देखो डी इक्वल टू क्या होता है भैया, डी इक्वल टू होता है F/2 NR डेल्टा T। अगर डेल्टा T ही मेरा 0 हो गया तो बताओ डी यू कितना हो गया, 0। डी क्यू इक्वल टू F/2 NR T होता है ना? नहीं देखो ये कहां से आया, मैं तुमको समझाता हूं, देखो इसमें परेशान ना हो। सबसे पहले होता है डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिक्स था, तो ये 0 होगा, ये 0 हुआ तब ये इक्वल टू ये है, ये 0 हुआ तब ये दोनों इक्वल है, दैट्स। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों ये टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और इसका वर्डन भी हो रहा है, तो ये डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू होगा। लेकिन क्या हो कि अगर मैं कह दूं इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डी इक्वल टू जो F/2 NR डेल्टा T होता है, तो ये तो 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, तो डेल क्यू इक्वल टू केवल डेल डब्ल्यू बचा, डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस प्रोसेस में दिया गया हीट केवल और केवल वर्क डन में जाता है, तो आपको कहना क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो किस प्रोसेस में अगर हम लोग हीट दे रहे हैं वो केवल और केवल इंटरनल एनर्जी में चेंज कर रहा है, तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है। आइसोबेरिक पे भी हम लोग बात करते हैं। आई होप ये सबसे आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं एडियाबेटिक प्रोसेस को। तो एडियाबेटिक प्रोसेस को जानने से पहले हम लोग को मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। आइए देखते हैं, अगर मैं आप लोग से पूछूं कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, तो आप लोग कहेंगे कि 1 ग्राम सब्सटेंस को अगर मुझे उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी वही क्या है, स्पेसिफिक हीट। अगर मैं आपसे पूछूं हीट कैपेसिटी क्या है, तो आप कहेंगे जो सिस्टम दिया गया उसका 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हमें टेम्परेचर देना पड़ रहा है वही क्या है, हमारा हीट कैपेसिटी है। तो अब तुमसे पूछा जाए मोलर हीट कैपेसिटी, मतलब 1 मोल सब्सटेंस का अगर तुम्हें 1 डिग्री बढ़ाना है तो जितनी हीट रिक्वायर्ड है उसे क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। समझ में? अब समझते हैं। देखो अगर मैं स्पेसिफिक हीट की बात करूं तो उसमें स्पेसिफिक हीट क्या होती है, Q इक्वल टू MS डेल्टा T होती है भैया। यस सर। अरे बोलना भाई। अगर मेरे को यहाँ पे M मास का टेम्परेचर बढ़ाना था, तो यहाँ पे लेकिन क्या है, मोल का बढ़ाना है, तो क्या हो जाएगा ये Q इक्वल टू 1 मोल NC डेल्टा T एक मोल, हाँ ना। अच्छा यहाँ पे ऐसे स्पेसिफिक हीट, यहाँ पे क्या है,
हीट कैपेसिटी, Heat capacity. मोलर हीट कैपेसिटी। ये स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट है, और ये क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी। जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूं, और देखो इसमें ये ऐसा है स्पेसिफिक हीट, ये एमएस, ये दोनों मिल क्या बनते हैं, हीट कैपेसिटी बनता है। ये हीट कैपेसिटी, एमएस मिल के हीट कैपेसिटी बनाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर ये है तो इसमें हम लोग को यूज आएगा थर्मोडायनेमिक्स में ये मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में। तो अब मैं ये Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T को अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं डिफरेंट प्रोसेस के लिए। तो कितने प्रोसेस होते हैं भैया? फर्स्ट आइसोकोरिक, मैं आइसोबेरिक की बात करता हूं स्टार्टिंग पे। आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, और तीसरा क्या है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। ठीक है, अब मेरे को यहां से सब में ये C निकालना है। ठीक है, तो यहां से C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई N डेल्टा T। ठीक है, अगर मैं आइसोबेरिक के लिए बात करूं, आइसोबेरिक के लिए बात करूं, तो यहां पे आइसोबेरिक में क्या होता है भैया? तो बताओ, मैं Cp लिख दूं। Cp का मतलब क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। Cp इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये होता है Cp इक्वल टू Q बाई N डेल्टा T। ठीक है, अगर मैं बात करूं आइसोथर्मल की, किसकी बात करूं, आइसोथर्मल, तो Cp इक्वल टू क्या होगा, Q बाई N डेल्टा T। सुन पहले देखो ना, Cd क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, जीरो। तो बताओ Cp कितना हो गया, इनफाइनाइट। तो Cp मतलब अगर मेरा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे इनफाइनाइट है तो इसको पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है। अब आइसोकोरिक की बात करते हैं। तो आइसोकोरिक की बात होती है, Cv इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई N डेल्टा T। ठीक है, अच्छा देखते हैं। ठीक है, तो Cp इक्वल टू Q बाई N डेल्टा T, Cv इक्वल टू Q बाई N डेल्टा T। अब आप लोग कहेंगे कि दोनों सेम है तो Cp Cv सेम होना चाहिए, लेकिन होल्ड, अभी रुको, अब इसको हम लोग थोड़ा सा ना और देखते हैं। देखो मैं इसको मिटा देता हूं, मैं इसी समय ना थोड़ी सी एडियाबेटिक की बात कर लेता हूं। एडियाबेटिक एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें Q जीरो होता है, मतलब वो सिस्टम से ना हीट लेगा ना सिस्टम में हीट देगा। तो Q क्या होता है, जीरो होता है। अगर Q जीरो होता है तो बताओ ये जीरो, अगर ये जीरो हो गया तो C एडियाबेटिक में कितना हो जाएगा, जीरो बाई कुछ भी हो समथिंग, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी एडियाबेटिक की कितनी होती है भैया, जीरो थी। तो हम लोग थर्मल को नहीं पढ़ते हैं और एडियाबेटिक को नहीं पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं Cp और Cv को। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं कि Cp Cv में और क्या है। ठीक, अब देखिए क्या लिखा है, Cp इक्वल टू Q बाई N डेल्टा T। अब आप लोग को पता होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो वहां था dq इक्वल टू del Q इक्वल टू du प्लस del W। तो तब Q को मैं क्या लिख सकता हूं, Cp इक्वल टू क्या, मैं Cv को पहले लेके चलता हूं, Cv इक्वल टू क्या होगा भैया, U प्लस वर्डन PdV, रिजल्ट हो जाएगा N डेल्टा T। ठीक है, कोई दिक्कत अच्छा नहीं है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है भैया, इंटरनल एनर्जी F/2 nRT, F/2 NRT ऊपर है ना nRT, Yes. nR डेल्टा T होता है भाई, nR डेल्टा। ठीक है, मैं उसे लिख देता हूं du, चेंज इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, du प्लस PdV dq, जितना हम लोग हीट पहले कुछ उसके पास था, हमने कुछ और हीट दे दिए तो dq हो गया। ठीक है, उससे एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। F/2 nRT हो गया, यस सर, और नीचे क्या N डेल्टा T। यस सर। ठीक है, और Cv इक्वल टू अगर मैं एक मोल की बात करूं तो N की वैल्यू क्या हो गई, 1 PdV कितना है, PdV वो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। वॉल्यूम जीरो है, Yes, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस ना, तो V जीरो है, ये क्वांटिटी पूरी जीरो हो गई। Yes. तो बचा क्या, du बाई dt, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर dt। अरे हाँ ना बोलो यार। Yes, sir. और एक ये तो nRT से nRT कैंसिल आउट हो गया, Yes. तो Cv इक्वल टू क्या है, F/2 और Cv इक्वल टू क्या है, du by dt। du बाई dt। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्ट। सर कहाँ पे F/2 यूज करेंगे, कहाँ पे du वो by dt? जैसे अरे आ तो बचा ना यार, ये सर ये दिमाग में आ रहा था लेकिन आ तो बचा ना F/2 r। ठीक है,
अब हम लोग सीपी को थोड़ा सा बात करते हैं। देखो तो सीपी का अगर हम लोग बात करें तो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी, तो ये क्या हो जाएगा सीपी इक्वल टू बोलो डी यू प्लस पीडीवी डिवाइड में एन डेल्टा टी, एन डेल्टा टी। अच्छा इसको एन डेल्टा टी इसके साथ डिवाइड है, इसके साथ डिवाइड है, तो दोनों के साथ, दोनों के साथ डिवाइड है। तो ये क्या हो जाएगा डी यू मतलब क्या एफ बाई टू, एफ बाई टू पेनाल्टी आर डी यू का एफ बाई टू एनआरटी होता है ना भाई, यस सर, एनआर डेल्टा टी, और डिवाइड में क्या है एन डेल्टा टी प्लस में पीडीवी, पीडीवी। यस सर, अच्छा पीवी इक्वल टू क्या होता है भैया एनआरटी, एनआरटी, एनआर डेल्टा टी, यहाँ डीवी है ना तो चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड में एन डेल्टा टी। बोलो कोई दिक्कत? देखो पीडीवी था ना भाई, तो Yes. डीवी यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, Yes, sir. तो पीडीवी इक्वल टू एनआर डेल्टा टी। यस सर, पता नहीं समझ रहा? समझ ठीक है। Yes, sir. अच्छा तो यहाँ पे देखो एन से एन कैंसिल आउट, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट, एन से एन कैंसिल आउट, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट। तो ये क्या आ गया सीपी इक्वल टू क्या आ गया भैया, सीपी इक्वल टू एफ बाई टू आर, एफ बाई सर टू आर प्लस में आर। अच्छा ये बताओ मेरे को एफ बाई टू आर क्या होता है, सीवी, Yes, तो sir. सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर। यस सर, तो बताओ क्या यहाँ से सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, Yes, sir. इसको बोलते हैं मेयर फॉर्मूला। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये है मेयर फॉर्मूला। ठीक है, तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। तो दो रिलेशन आपको याद करना है, क्या सीवी इक्वल टू एफ बाई टू आर होता है और सीवी इक्वल टू डी यू बाई डी टी होता है। ठीक है, अब सीपी में आपको कुछ याद ही नहीं करना। अगर आपका सीवी निकल गया है, अगर सीवी निकल गया है तो आर इधर में, तो सीपी माइनस आर क्या होगा तुम्हारा, देखो समझो। मान लो कि किसी क्वेश्चन में तुम्हें सीवी दिया है, सीपी निकालना है, तो सीवी में आर जोड़ दो, सीपी आ जाएगा। मान लो किसी क्वेश्चन में सीपी दिया है, सीवी निकालना है, तो सीपी में से आर को हटा दो, तो सीवी आ जाएगा। तो ये मेयर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और सीवी इक्वल टू डी यू बाई डी टी याद होना चाहिए, और सीवी इक्वल टू एफ बाई टू आर याद होना चाहिए। अब हम लोग डिस्कस और आगे लेके चलते हैं। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे इंक्लूड करते हैं, हीट कैपेसिटी और डिराइव किया, मेयर फार्मूला जो कि था सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। आपको क्या क्या याद करना है कि डी यू इक्वल टू एफ बाई टू आर होता है, और जो एक फॉर्मूला याद करना है वो होता है सीवी इक्वल टू डी यू बाई डी टी। कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गामा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।